स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग साउंड वेव्स। साउंड वेव्स। अच्छा, जब वेव्स ऑन स्ट्रिंग स्टार्ट किया था तब बताया तुम्हें साउंड वेव कैसी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसवर्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कौन सी वेव है? अच्छा, ये कैसी है तुम्हारी? इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है नहीं? पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, कौन है वो मीडियम, है कौन जो भी बीच में पार्टिकल्स पड़ेंगे? अगर कोई मान लो यहाँ पे कोई साउंड का सोर्स है, साउंड का जो कि साउंड एमिट कर रहा है, साउंड वेव से एमिट कर रहा है, तो हुआ क्या, इस मीडियम, और मान लो यहाँ पे कोई रिसीवर है, क्या है, जो कि साउंड को रिसीव करने के लिए बैठा है, तो यहां से यहां तक कैसे पहुंचेगी? ऐसा है कि ये वाला पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा है ये वहां पर पहुंचेगा क्या? नहीं, ये अपने साइड वाले पार्टिकल को धक्का मारेगा, वो ऐसे ऑसिलेट करेगा। ऐसे कर करके रास्ते में जितने भी पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को धक्का मारेंगे, और इस धक्का इज व्हाट, डिस्टरबेंस है या नहीं है? और ये डिस्टरबेंस जो कैरी कर रहा है वही तो वेव है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो। और ये एक फ्रिक्वेंसी के साथ में इस पे दम 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 कर रहा है इस रिसीवर पर, और वही आवाज ये सुनाई दे रही है इसको। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम बात करते हैं यार ये बनाएंगे कैसे हम लोग। अरे बहुत ही सिंपल सी चीज है, मान लो कि मेरे पास ऐसे करके एक चैम्बर है, क्या है, ऐसे पूरा बना हुआ है आगे तक। मैंने क्या किया, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स थे, क्या थे, पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल्स है? मान लो कोई गैस भर दी, क्या भर दी, उसमें पार्टिकल्स हो गए। अब मैंने क्या करा, यहां पे क्या लगा दिया, पिस्टन, क्या लगा दिया। अब इस पिस्टन को मैं क्या करूं ना, अब मुझे बताओ, अगर मैं इनको, इन पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराना है, तो इस पिस्टन को मैं कैसे लाऊं, ऐसे ऐसे। अगर मैं इस पिस्टन को ऐसे चम कराऊंगा तो क्या धीरे धीरे करके सारे पार्टिकल्स ऐसे चम करने लग जाएंगे, और इस मीडियम के अंदर क्या सेटअप हो जाएगी, एक साउंड वेव, क्या सेटअप हो जाएगी। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, तो करते हैं, जैसे कि मैंने इस वाले पिस्टन को क्या करा दिया, एसएचएम, क्या करा दिया, एसएचएम। देन जो साउंड वेव बनेगी वो कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक साउंड वेव बनेगी। इसको मान लो जो मैं पिस्टन को एसएचएम करा रहा हूं उसकी इक्वेशन है मान लो ऐसी, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। लॉन्गिट्यूडनल वेव है ना। अब मैं इसको ऐसे धक्का बना रहा हूं तो ऐसे डिस्टरबेंस वाली कोई वेव बन गई। अब यही कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करेगी ना। कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लो उस वेव की इक्वेशन ऐसी है, एस इज इक्वल टू, ये क्या है, एसएचएम की इक्वेशन होगी इस पिस्टन की, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नॉट। अब क्या होगा, जितने भी ऐसे पार्टिकल्स हैं ये सब पार्टिकल्स ऐसे कुछ दब गए होंगे अंदर की तरफ, दब गए होंगे या नहीं? जैसे ही ये कुछ थोड़ा डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, कहां से, अपनी वाली पोजीशन से, अपनी वाली, मान लो एस डिस्प्लेस हो गया, इसका यही तो मतलब है नहीं है, किसी भी टाइम टी पे इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स ऐसे 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 करके थोड़े थोड़े दब जाएंगे। और जैसे जैसे मैं इस पिस्टन को एसएचएम कराऊंगा, ये पार्टिकल, जब ये पिस्टन अपनी इस वाली पोजीशन से अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, तो कंप्रेस हो गए पार्टिकल्स, कंप्रेस हो गए या नहीं हो गए, तो हम बोलते हैं कि कंप्रेशन है, क्या है, मतलब यहाँ पे जो चीज बन रही है, ये पार्टिकल्स जो है अपनी अपनी पोजीशन में दब गए हैं उसी में, दैट इज कंप्रेशन, दैट इज। मान लो ये एस अंदर धक्का मारा है इसको, ठीक है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, एस नॉट, कितना, मान लेते हैं किसी मैक्सिमम दूरी एस नॉट तक ये अंदर जा सकता है, ठीक है। अच्छा, जब तक ये एस नॉट तक जा रहा है, एस नॉट तक, तब तक कंप्रेशन बन रहा है, क्या बन रहा है। अच्छा, जैसे ही मान लो फिर ये बाहर आ रहा है, एस नॉट से यहां तक आया मान लो, तो क्या हो रहा है, तब भी कंप्रेशन है, ध्यान सोचो, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स उस टाइम भी अपनी जो पहली वाली इनिशियल वाली कंडीशन थी उससे दबे हुए होंगे, बस यहां तक, इस वाले पॉइंट तक जो इसकी इनिशियल पोजीशन है पिस्टन की। कुछ बात समझ में आ रही है? तब तक क्या रहेगा, कंप्रेशन, क्या रहेगा। और फिर ये पिस्टन बाहर निकलना स्टार्ट करेगा, और जब ये पिस्टन बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तब उस टाइम पे रेयर फ्रैक्शन होगा, क्या होगा, दो चीजें, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, रेयर, कंप्रेशन मतलब पार्टिकल्स अपनी इनिशियल वाली पोजीशन से दबे हुए हो, और रेयर फ्रैक्शन मतलब अपनी इनिशियल वाली पोजीशन से खुले हुए हो।
कुछ बात समझ में आ रही है, उन्हें ज्यादा स्पेस मिल जाए। तो मुझे सीधी सी बात समझ में आ रही है, अगर पिस्टन अपनी इनिशियल वाली पोजीशन से अंदर की तरफ है तो वहां पर कंप्रेशन बन रहा होगा, और पिस्टन अपनी इनिशियल वाली पोजीशन से बाहर है तो रेयर फ्रैक्शन बन रहा होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली मैं ये कह दूं, ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन साउंड वेव बनाने के काम आ रहे हैं। कुछ बात समझ में आ रही है? तो ऐसी जब हम लोग बोलते हैं, मेरे बोलने से तुम्हारे कानों तक आवाज जा रही है, तो मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, मीडियम के जितने भी, उन सबको ऐसे करके एसएचएम मिल रहा है बार बार। तो बीच बीच में जगह जगह पर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, ऐसे बनता जा रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो। इसका मतलब कि कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन कैरी दिस साउंड वेव। बात समझ में आ रही है? अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे हमने उसमें नहीं करा था वेव्स ऑन स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग के बिल्कुल किनारे वाले पार्टिकल को हिलाते थे, और किसी भी एक्स दूरी वाले पार्टिकल की, किसी भी एक्स दूरी वाले पार्टिकल की हम लोग डिस्प्लेसमेंट बता देते थे किसी भी टाइम टी पर, वही क्या होती थी? इक्वेशन ऑफ वेव। ऐसे ही हम लोग क्या चाहते हैं ना, इसमें मेरे को इस x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है, ये x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट पता है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का, कौन से वाले पार्टिकल का? x दूरी वाले पार्टिकल का किसी भी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट बता पाऊं, किसी भी टाइम टी पर डिस्प्लेसमेंट। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। मान लेते हैं वही इसकी स्पीड जो है साउंड वेव की, इस पे ट्रेवल करने की, वो है v। कितनी? v। सिंपल v रफ्तार हो गई उसकी। अच्छा, ये x दूरी वाले पार्टिकल से मेरा क्या मतलब है? x दूरी वाले पार्टिकल से मेरा मतलब है वो पार्टिकल जिसकी यहां से x दूरी पर, कौन सी दूरी पर? मीन पोजीशन थी। कुछ बात समझ में आ रही है? ऐसी उसमें नहीं करते थे हम लोग, जब ये वेव ऑन स्ट्रिंग होती थी, इस वाले पार्टिकल को एसएचएम कराते थे ऐसे वर्टिकल में, तो क्या करते थे, हमें इसकी एसएचएम की इक्वेशन पता होती थी, और किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का हम किसी टाइम t पर, किसी टाइम डिस्प्लेसमेंट बता देते थे, वही होती थी इक्वेशन ऑफ वेव। ऐसे ही मैं क्या चाहता हूं कि मैं इस केस के अंदर भी किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का किसी भी t टाइम पर कितना डिस्प्लेसमेंट है ये बता पाऊं, वही क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ वेव। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। अच्छा, फ्रॉम मीन पोजीशन। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में होगी और पार्टिकल की मीन पोजीशन भी x में ही है। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो कहां से होता था? उसकी मीन पोजीशन से ऊपर। इसमें मीन पोजीशन से दाएं या बाएं? कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, कोई पार्टिकल है जिसकी मीन पोजीशन x पर है, मैंने मान लिया इसका डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर है s, कितना? ये s डिस्प्लेसमेंट मेरे को फाइंड आउट करना है एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम। यहां पर मेरे को s डिस्प्लेसमेंट इस वाले पार्टिकल का पता है सिर्फ। अब मैं s डिस्प्लेसमेंट किसी भी t टाइम पर किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का बताना चाहता हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ध्यान से सुनना, ये आज वही करेगा, ये टी टाइम पर वही करेगा जो ये वाला पार्टिकल इससे x बाई वी टाइम पहले ही कर चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यानी कि इस वाले पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा? s इज इक्वल टू एस नॉट साइन, क्या करना है इसमें, जो t है, क्या है? t की जगह क्या डाल दूं? t माइनस एक्स वाई, डिट्टो सेम है वैसा ही। तो क्या हो जाएगा? दिस साइन ओमेगा की जगह ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाई नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, और k क्या हो गया हमारा? ओमेगा बाई वी। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो, कोई दिक्कत? अच्छा, इससे क्या पता चलेगा मेरे को? याद रखना है इसमें s क्या है? displacement of particle at time t whose mean position is at x from its mean position। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से नहीं है, उसी की मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट है s, वो इस इक्वेशन से पता चलेगा। अच्छा, एम्पलीट्यूड कितना हो गया? s नॉट, बाकी सब चीजें पुरानी वाली है। ये x क्या है? उस वाले पार्टिकल की मीन पोजीशन, उस वाले पार्टिकल की। कुछ बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत बताओ? तो s यहां से समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम इट्स। कुछ बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि मैं इस वाली वेव की इक्वेशन से किसी भी x दूरी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता सकता हूं, इसलिए इस वेव को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेव। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेव। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम सोचना, जब इसमें ऐसे कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन बन रहे हैं, जैसे ही कंप्रेशन बनेगा क्या बनेगा? उस जगह पर प्रेशर थोड़ा बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेयर फ्रैक्शन बनेगा प्रेशर कम हो जाएगा, खुल जाएंगे मॉलिक्यूल्स। कुछ बात समझ में आ रही है?
तो एक बार आप लोग ये नोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेव तक हम कैसे पहुंचे, ये इसकी स्टार्टिंग जैसे वहां से क्या होता था y इज इक्वल टू a sin के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसे यहाँ पे s इज इक्वल टू s नॉट साइन के ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, s नॉट वही डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड हो गया, क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, पूरा बोलना डिस्प्लेसमेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। कुछ बात समझ में आ रही है? इतना तो मैं क्लियर, मतलब बहुत ज्यादा कहानी सुनाने की जरूरत है नहीं, पहले अपन कर चुके इसके टाइम पे बहुत, जितने भी वैसे उसमें क्वेश्चन हुआ करते थे इसमें भी करे जा सकते हैं, हम टाइम पास नहीं करेंगे। हाँ वही चीज है, अगर ओमेगा टी ये टी इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट के, वो सारी वेव्स के लिए होल्ड करेगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? छाप लो। देखो आगे हम लोग समझते हैं अब ना, आगे हम लोग एक वो और निकालेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेव निकाली हमने, ऐसी साउंड के लिए प्रेशर वेव और निकलेगी, क्या निकलेगी? और उस प्रेशर वेव को निकालने से पहले हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए, बल्क मॉडुलस। क्या चीज? बल्क मॉडुलस। आपको अगर याद हो तो बल्क मॉडुलस क्या होता था? बल्क मॉडुलस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब कि कोई वॉल्यूम है, कोई स्फीयर जैसा आप समझ सकते हो, इसके अंदर बहुत सारे इसके पार्टिकल्स हो गए, अब इस पे क्या है, सारी साइड से हम लोग कुछ फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? फोर्स F, ठीक है, और इसका एरिया जो है वो है A, क्या है? तो इस पे प्रेशर, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया जो किसी वॉल्यूम पर लग रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया को मैं प्रेशर लिख सकता हूँ, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, साथ के साथ मेरे को प्रेशर से ज्यादा एक शब्द अच्छा रहेगा, क्या चीज? देखो हो क्या रहा है ना, ये लिक्विड, लिक्विड हो गैस हो कुछ भी हो इसके अंदर, ये भी अंदर से प्रेशर लगा रही है और बाहर से ये प्रेशर लगा रहा है, बाहर से मान लो ये प्रेशर लगा रहा है कुछ P1, कितना? तो ये बाहर से कुछ लगाएगा P1 प्लस डेल्टा P, या फिर उल्टा हो सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, पर हमें एक चीज पता है ना, जिस सरफेस पे ज्यादा प्रेशर लगता है वो कॉनकेव हो जाती है। सोचो ना, अगर मान लो कोई ऐसी सरफेस है, इस पे कोई नीचे से भी प्रेशर लगा रहा है ऊपर से भी प्रेशर लगा रहा है, और मान लो ये ऐसी हो गई, कैसी हो गई? सिंपल सी बात है, ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा रहा होगा तभी, तो ये कॉनकेव साइड से कौन सा वाला होता है जो ज्यादा प्रेशर होगा, और कॉन्वेक्स साइड से कम। तो इसका मतलब कि अंदर वाला प्रेशर एक्चुअली ज्यादा है और बाहर वाला, पर क्योंकि मैंने इसे लिख दिया तो लिखा रहने देते हैं, हम मान लेते डेल्टा पी की वैल्यू कुछ नेगेटिव हो। कुछ बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? मतलब हेयर डेल्टा पी इज नेगेटिव, डेल्टा पी इज इस वाले केस के लिए, ठीक है। तो अपन इधर क्या लिखें, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किस किस की डेवलप हो, ये बाहर से लग रहा है P1 प्लस डेल्टा पी इंटू ए, और ये अंदर से लग रहा है P1A, तो कुल मिला के जो स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा? नेट फोर्स अपॉन एरिया। नेट फोर्स कितना होगा? डेल्टा पी इंटू ए अपॉन में ए, यानी कि मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए डेल्टा पी, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा पी मतलब क्या हो जाएगा? एक्सेस प्रेशर, क्या चीज? एक्सेस प्रेशर मतलब बाहर वाला प्रेशर या फिर अंदर किसी को भी कह लो, मतलब कौन किससे कितना ज्यादा है। कुछ बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे डेल्टा पी लिख दिया जाए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, तो क्या लिखते हैं? डेल्टा वी अपॉन वी। कुछ बात समझ में आ रही है? और क्या मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा दूं, क्योंकि मेरे को पता है डेल्टा पी नेगेटिव है, कैसा है? नेगेटिव है, तो कुल मिला के इस क्वांटिटी को पॉजिटिव रखना है बस मेरे को, मॉडुलस जितने भी होते हैं सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव होती हैं, मॉड लगा दे। तो बीटा इज इक्वल टू मैंने लिख दिया माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वी डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। बोलो, अगर कल को ये डेल्टा पी और डेल्टा वी छोटे छोटे हुए तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस वी डीपी अपॉन, कुछ बात समझ में आ रही है? तो ये बीटा बल्क मॉडुलस का आपको फॉर्मूला याद रखना है, माइनस वी डीपी अपॉन, where dp is the excess pressure, dv is the change in volume and v is the initial volume। कुछ बात समझ में आ रही है? इस चीज को याद रखेंगे क्योंकि अभी मैं इसको काम में लेने वाला हूँ, एक बार तुम ये लिख लो, ठीक है। तो हम लोग ये जो फॉर्मूला है ये एक साइड में लिख देते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला फाइनली क्या निकल के आया? बीटा इज इक्वल टू माइनस वी डीपी अपॉन डीवी। कोई दिक्कत? ठीक है। हम लोग क्या करते हैं ना, मान लो कि जैसे हमने अभी वो बनाया था एक गैस का कंटेनर, पिस्टन को ऐसे चिमकरा रहे थे, वैसे ही मैंने बना लिया, ठीक है। और इसकी ये वाली जो पोजीशन है, मैंने इससे x पे जाकर, कहां पर जाकर? x पे जाकर dx मोटाई का एक छोटा सा एलिमेंट माना। उस छोटे से एलिमेंट को बस मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं जिससे चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही है? ये मान लो dx लेंथ का एलिमेंट, dx लेंथ का
इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, कुछ बात समझ में आ रही है? इसका कुछ वॉल्यूम होगा छोटा सा, वी इनिशियल, क्या होगा? वी इनिशियल, इनिशियल वॉल्यूम है, अभी कोई कंप्रेशन रेयरफेक्शन नहीं हुआ है। मान लेते हैं इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस कंटेनर का वो है ए, कितना? तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए डीएक्स। के बात समझ में आती है? अब मैंने क्या करा, एक पिस्टन से ऐसे धक्का मरवाया, तो ये सारे के सारे पार्टिकल्स धक्का खा के कुछ आगे पीछे हुए होंगे नहीं हुए होंगे? हमें पता है किसी भी एक्स दूरी वाले पार्टिकल का किसी टाइम टी पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं एस से, करते नहीं करते? तो मैं एग्जैक्टली सेम ऐसा बना लेता हूं पहले, यहां से वही एक्स दूरी वाला पार्टिकल है, इसका कुछ ये वाले जो सारे पार्टिकल्स हैं इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इधर एस, कितना हो गया? अच्छा, ये वाली जो पोजीशन है इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्स प्लस डीएस, एक्स प्लस डीएक्स, क्या बोलूंगा? जब एक्स दूरी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एस है, कितना है? तो x प्लस dx दूरी वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ s प्लस ds रहा होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो। अच्छा, जो पार्टिकल्स पहले इतनी सी वॉल्यूम में थे, आज की डेट में वो पार्टिकल्स यहां, कहां से कहां तक? यहां से यहां तक की वॉल्यूम गिर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये वॉल्यूम निकाल लूं, फाइनल वॉल्यूम, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो फाइनल वॉल्यूम कौन सी वाली निकालनी है? ये वाली, कुछ समझ में आ रहा है? देखो फाइनल वॉल्यूम निकालो। फाइनल वॉल्यूम कैसे निकलेगी? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो ए है, ये लेंथ और पता चल जाए यहां से यहां तक की। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो है एस प्लस डीएस, कितनी है? एस प्लस डीएस, कुछ बात समझ में आ रही है? और ये वाली कितनी हो जाएगी? ये वाली डीएक्स में से, कितने में से? डीएक्स में से ये एस हटा दूं तो ये वाली हो गई डीएक्स माइनस एस, डीएक्स माइनस, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई? ये डीएक्स माइनस एस प्लस डीएस, डीएक्स प्लस डीएस, तो ये हो गई। एक बार मैं लिख देता हूं जिससे कॉपी में लिखोगे तो समझ में तो आ जाएगा, तो मैं रिवाइज करोगे जब, ये और ये गायब, ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस ए डी एस। के बात समझ में आ रही है? तो चेंज इन वॉल्यूम समझ में आ रहा है कितना हो गया? तो मैं लिख सकता हूं चेंज इन वॉल्यूम डी वी इज इक्वल टू ए डी एस, कितना? कुछ बात समझ में आई मेरी? कैसे लिखा मैंने, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पे वी मतलब क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है? ए डी एक्स, ए, अब मैं फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बीटा है बल्क मॉडुलस, क्या है? तो जो भी ये गैस होगी उसका बल्क मॉडुलस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो मैं लिख देता हूं बीटा इज इक्वल टू जो भी मीडियम होगा उसका बल्क मॉडुलस माइनस वी कितना है? एडीएक्स, डीपी कितना है? डीपी चेंज इन प्रेशर, वही तो हमें निकालना है, डीपी अपॉन में डीवी, अपॉन में डीवी कितना है? एडीएस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ए से ए गया, तो मैं लिख सकता हूं क्या? डीपी इज इक्वल टू माइनस बीटा डीएस अपॉन डीएक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आया? पर मैं तो निकालना चाहता था ऐसी वाली कोई इक्वेशन, ऐसी वाली कोई, निकाल लेते हैं। हमको क्या एस एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी पता है? पता है नहीं पता है? अच्छा, तो इससे, अच्छा इसका मतलब कि एस जो है वो एक्स और टी दोनों का फंक्शन है, किसका फंक्शन है? एक्स और, तो ज्यादा बेटर है मैं इसको ऐसे डेल कर दूं डी की जगह। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा मैंने क्यों किया? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, इसकी पूरी इक्वेशन निकालते हैं, तो उसके लिए मेरे को डेल एस अपॉन डेल एक्स की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों ने एस क्या लिखी थी? क्या चीज? इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, ये किसी का डिफरेंशिएशन थोड़ी ना कर रहा हूं मैं, ज्यादा ज्यादा क्या है, इसको डेल्टा पी लिख सकते हैं, एक ही चीज है, डीपी लिखो डेल्टा पी लिखो, एक ही बात। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एस की क्या इक्वेशन होती थी? एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ से डेल एस बाई डेल एस निकाल सकता हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना और टी को कांस्टेंट मानना है। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और इसकी वजह से माइनस के आ जाएगा बाहर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं इस डेल एस बाई डेल एक्स को यहां यूज कर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा पी, क्या चीज? इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बीटा के एस नॉट, बीटा के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, ये इक्वेशन आ रही नहीं आ रही? यहाँ पे डेल्टा पी क्या है? एक्सेस प्रेशर, क्या है? कुछ बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे बताना, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट वेव थी क्या थी? उसकी इक्वेशन ये रही है, एस इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। और जबकि जो हमारी प्रेशर वेव है, कौन सी वेव है ये?
क्योंकि इसकी मदद से हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं। प्रेशर वेव के अंदर आ रहा है डेल्टा पी इज इक्वल टू, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना डेल्टा पी नॉट, इस चीज को, क्योंकि डेल्टा पी का एम्पलीट्यूड है इसलिए डेल्टा पी नॉट। तो यहाँ पे क्या रहा है डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। इन दोनों में फेज डिफरेंस है या नहीं है? 90 का फेज डिफरेंस है। कितने का? क्या मैं इस प्रेशर वाली वेव को ऐसे लिख सकता हूं डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा पी नॉट डेल्टा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट प्लस पाई बाई टू। क्या मेरी बात समझ में आती है कैसे लिख रहा हूं मैं? कोई दिक्कत वाली बात? तो भाई साहब समझ में आ गया कि प्रेशर वेव कैसे निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट वेव कैसे। मेरी बात समझ में आ रही तुम्हें? ये समझ में आ गया कि डेल्टा पी नॉट एक्सेस प्रेशर का एम्पलीट्यूड हो गया। अच्छा, जो हमारा रियल प्रेशर होता है क्या होता है? रियल प्रेशर कुछ भी मान लो पी, कितना? दैट रियल प्रेशर विल बी, मान लो बाहर का जो भी प्रेशर है वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये वाले प्रेशर, ये वाला एक्सेस प्रेशर में जो भी चेंज आ रहा है। तो ये क्या होगा? P इज इक्वल टू, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डिनोट कर रहे हैं पी एटीएम से, किससे? तो पी एटीएम प्लस डेल्टा। कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। जिस समय कंप्रेशन होगा क्या होगा? ये डेल्टा पी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और उस समय पे प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर। तो यहाँ पर पी एटीएम प्लस डेल्टा पी आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव आएगी। और जब रेयर फ्रैक्शन हो रहा होगा क्या होगा? तो नेगेटिव में आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ गया तुम्हें? प्रेशर, इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? प्रेशर वेव। क्या बोल देते हैं? और ये भी याद रखना है इसके अंदर कि डेल्टा पी नॉट इज इक्वल टू बीटा के एस नॉट। बीटा के, यहाँ पे एस नॉट मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड और डेल्टा पी नॉट मतलब कि एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। एक्सेस प्रेशर, बीटा हो गया बल्क मॉडुलस और के क्या है? वो वही वेव वेक्टर प्रोपेगेशन कांस्टेंट। समझ में आ रही बात? इतना तो समझ में अच्छे से है, नोट कर लो। अच्छा सुनो, हम लोगों ने इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव पढ़ी थी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, याद है क्या आती थी वो? डी टू वाई वाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वाई क्या होता था? उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, टी टाइम हो गया, और एक्स उसकी मीन पोजीशन हो गई, वी उसकी रफ्तार हो गई, किसकी? डिस्टर्बेंस की। किसकी? अब यहाँ पर मीन पोजीशन एक्स से डिनोट हो रही है, टाइम टी से डिनोट हो रहा है, रफ्तार वी से डिनोट हो रही है, लेकिन वाई की जगह क्या आ गया है? एस। क्या आ गया? तो यहाँ पे मैं इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, इक्वेशन ऑफ क्या लिख सकता हूँ? डेल स्क्वायर एस ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डेल स्क्वायर एस ओवर डेल एक्स स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब मान लो मेरे को निकालनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव। हमने क्या करा? मान लिया, क्या मान लिया? सबसे पहले तो x पे जाके dx का वही पहले की तरीके से एलिमेंट माना। x पे जाके हमने माना कि जो x दूरी वाले पार्टिकल्स हैं इधर साइड पे जो एक्सेस प्रेशर है क्या है? वो है p। कितना? हम एक्सेस प्रेशर को वैसे जनरली डेल्टा p से लिखते हैं, पर मैंने p से लिख दिया। किससे लिख दिया? p से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लो कुछ भी, p atm मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली साइड पे जो ऐसे प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी p atm प्लस p। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जब जो पार्टिकल x दूरी पर है उसका एक्सेस प्रेशर p है, तो जो पार्टिकल x प्लस ds दूरी पर है, x प्लस dx दूरी पर है, उस पर एक्सेस प्रेशर लग रहा होगा p प्लस dp। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब ये इधर की साइड से दबाने की कोशिश करेगा p प्लस dp से। कितने से? और x ये बाहर से atm है, p atm, तो क्या हो जाएगा? p atm प्लस p प्लस dp। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों में से कौन सा वाला प्रेशर ज्यादा? ये वाला। फिर भी जैसा हम स्टैंडर्ड समझते हैं, इधर वाली डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव और इधर वाली डायरेक्शन वाले को। अच्छा, कुल मिला के इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस dx लेंथ वाले एलिमेंट पर कुछ फोर्स लगने लग जाएगा। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इधर साइड से प्रेशर कितना लग रहा है? दिस इनटू ए। इधर साइड से कितना फोर्स लग रहा है? दिस इनटू ए। कुल मिला के नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स को एम ए के इक्वल रख सकता हूँ, रख सकता हूँ यानी, ठीक है। नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स में नेगेटिव में लिख दूं, नेगेटिव में कितना हो जाएगा? नेगेटिव में ये समझ में आ रहा है? डीपी इंटू ए हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये नेगेटिव में हो गया। दिस इज इक्वल टू एम ए। एम किसका मास? जिस पर ये लग रहा है इतने का मास, इंटू ए मतलब एक्सेलरेशन, ए मतलब, ठीक है भाई साहब, इस डीएक्स एलिमेंट का। अब इसका एम कैसे निकालू? मेरे को इसकी वॉल्यूम पता है, ए डीएक्स। कितनी?
तो इसकी डेंसिटी मान लो रो कितनी, तो क्या हो जाएगा मास रो ए डीएक्स, रो ए। अच्छा, इस एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मैं ऐसे लिख दूं उसको डेल स्क्वायर एस ओवर डेल टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इतना आ गया भाई साहब, ए से ए उड़ा दो, ए से रो उड़ गया ये तो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको एज इट इज रहने दो बच्चा कुचा, तो माइनस 1 इज इक्वल टू रो, ये क्या हो जाएगा, मैं इसको dx अपॉन डी पी लिख दूं, dx अपॉन डी पी इंटू में डेल स्क्वायर एस ओवर डेल टी स्क्वायर। अब कहीं से मेरे को dx अपॉन dp की वैल्यू और पता चल जाए, dx अपॉन, कुछ बात समझ में आ रही है? हमारा यहाँ तक तो रिलेशन आ ही गया था पहले, ये डेल्टा p इज इक्वल टू माइनस बीटा ds अपॉन dx, ds अपॉन, इसको डेल एस अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरे को चाहिए dx अपॉन dp, dx अपॉन, उल्टा मिल जाए dp अपॉन dx तो भी बात बन जाएगी, उल्टा कर देंगे फिर उसका। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दोनों साइड मैंने एक्सेस प्रेशर यहाँ पे क्या माना है, p, क्या माना है, तो इसको p रहने दूं खाली, और दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल p ओवर डेल x, डेल p ओवर इज इक्वल टू माइनस बीटा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर s ओवर डेल x स्क्वायर, है ना। फिर मैं क्या करूँ, इस dp ओवर dx को इधर ही ले आऊँ वापस, जिससे काम बन जाए, दोनों को इक्वल रख देंगे। यहाँ पे क्या था, माइनस dp अपॉन dx, dp अपॉन सेम चीज है, उसके लिए यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बीटा डी टू एस ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा बाई रो, बीटा बाई डी टू एस ओवर डेल एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? अब इसको हम इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करा सकते हैं, तो यहां से सिंपली आ गया v इज इक्वल टू अंडर रूट बीटा बाई रो, ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे बीटा मतलब क्या हो गया, बल्क मॉडुलस उस मीडियम का जिस भी मीडियम के अंदर हमारी साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, और रो उस मीडियम की डेंसिटी हो गई, उस मीडियम की, और ये v हो गई वेव वेलोसिटी। तुम्हें समझ में आया मैंने पूरा कैसे निकाला है? कोई दिक्कत? लास्ट में ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ये दिमाग को डेवलप करने के लिए काम की बात है।